हेलो एवरीवन। आज हम लोग काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन देखने वाले हैं और उसमें खास करके ये तीनों टाइप का हम लोग बस एक ब्रीफ देखेंगे। स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, उसको थोड़ा डिटेल में देखना होगा। उसका थोड़ा डिटेल में देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। लास्ट में क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। और जो बुक में जैसे थ्योरी दे रखा है उससे पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कैसा पूछने वाला है। जब क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है इस वाले सेक्शन से। तो हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है वो क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा, वो हम पढ़ाते पढ़ाते ही बता देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो एरियल पार्ट से होता है, मतलब जो पार्ट एयर में है, एयर के कांटेक्ट में, सॉइल के नीचे वाला पार्ट नहीं। ठीक है। तो अब इसमें से पहला जो है वो है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन मतलब जैसे लीफ है, लीफ में कहीं कहीं स्टोमाटा प्रेजेंट है। वैसे हम तो ये डायग्राम में बहुत दूर दूर स्टोमाटा दिखा रहे हैं, स्टोमाटा बहुत सामने सामने और बहुत सारा प्रेजेंट होता है। तो जो ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर जो वेपर के फॉर्म में स्टोमाटा के थ्रू निकल रहा है उसको हम लोग स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और जो डायरेक्टली सरफेस ऑफ लीफ से निकल रहा है या फिर स्टेम या लीफ का सरफेस से जो डायरेक्टली वाटर वेपर निकल जा रहा है, मतलब अगर यहाँ से कोई वाटर वेपर निकल गया इस जगह जहाँ स्टोमाटा नहीं है, तो उसको हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और थर्ड है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो ओल्ड वुडी स्टेम होते हैं ना, उनके सरफेस पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स, उनको हम लोग लेंटिकल्स बोलते हैं। और इन लेंटिकल्स से जो वाटर वेपर निकलता है उसको हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो जो मेजर पार्ट है ट्रांसपिरेशन का वो स्टोमाटा के थ्रू होता है, इन दोनों से बहुत कम अमाउंट में होता है। ओके, तो हम लोग ज़रा देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन होता कैसे। जब आप लोग सिलेबस में देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है mechanism of stomatal transpiration on the basis of potassium ion exchange theory। पर ट्रांसपिरेशन में पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी के बारे में नहीं दे रखा। फिर मैंने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर चेक किया, उसमें भी सिलेबस में सेम पॉइंट लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, और उसमें इस बारे में दे रखा है। तो इस बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे। पर ये जो है इस वाले सेक्शन में जो दे रखा है मैकेनिज्म स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर चेक किया तो उसमें भी मैंने देखा कि हाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग को सबसे पहले ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इस डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम को ज़रा देखते हैं कि है क्या। यहाँ पे स्टोमाटा मार्क किया हुआ दिख रहा है ये वाइट कलर में। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग है जो कि ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल अगर इसके तरफ आ जाएगा, इधर मूव करेगा तो ये ओपनिंग क्लोज हो जाएगा, और अगर इस साइड मूव करेगा गार्ड सेल तो ओपनिंग खुल जाएगा। तो अब गार्ड सेल में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है। गार्ड सेल को भी थोड़ा डिटेल में देखना होगा। पहले तो गार्ड सेल के अंदर हम लोग को न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद फिर गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट दिखाई पड़ रहा है। गार्ड सेल का कलर ग्रीन होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होता है। और फिर हम लोग को गार्ड सेल का सेल वॉल दिख रहा है। तो सबसे पहले हो गया स्टोमाटा। स्टोमाटा के चारों तरफ है गार्ड सेल। गार्ड सेल का शेप कैसा था, बीन शेप का होता है, जो बीन्स हम लोग खाते हैं ना उसका शेप का। और ये गार्ड सेल के चारों तरफ फिर एपिडर्मल सेल होता है। तो सबसे पहले स्टोमाटा, फिर गार्ड सेल, फिर एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल जो है गार्ड सेल को चारों तरफ से एक तरह से गार्ड ही कर रहा है, मतलब उसके चारों तरफ है। तो स्टोमाटा क्या है, माइन्यूट ओपनिंग है जो कि एपिडर्मल लेयर में होता है। अब एपिडर्मल लेयर क्या है, एपिडर्मल सेल यहाँ पे अलग चीज़ है और एपिडर्मल लेयर हम बताते हैं क्या है। और जो है स्टोमाटा को कौन सराउंड करके रखता है, जो दो बीन शेप का गार्ड सेल है वो सराउंड करके रखता है। एपिडर्मल सेल पहले दिखा देते हैं। ये जैसे लीफ का ये वर्टिकल सेक्शन है, लीफ को अगर हम लोग, जैसे ये लीफ है, इस लीफ को अगर हम लोग इस वाले सेक्शन को ऐसे कट करके देखेंगे साइड से, वर्टिकली अगर देखेंगे तो कुछ हम लोग को इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको हम लोग अपर एपिडर्मिस बोलते हैं,
और जो लोअर लेयर है उसको हम लोग लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। मतलब जैसे ये लीफ है तो लीफ का तो 2 साइड होगा, ये सपोज एक साइड हुआ, तो यहाँ पे सबसे टॉप में एक एपिडर्मल लेयर होगा, और अगर इधर नीचे से हम लोग देखेंगे तो भी लोअर एपिडर्मिस हम लोग को नज़र आएगा। तो एपिडर्मिस सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला लेयर होता है, और बीच में ये सब होता है। तो अब वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एपिडर्मल लेयर क्या है समझ में आ गया, ये जो एपिडर्मल लेयर है। उसके बाद फिर ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पे क्या होता है कि जो स्टोमाटा होता है वो वाइडली ओपन होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ रहता है। क्यों? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाए। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक के लिए स्टोमाटा को खुलना पड़ता है। और जो नंबर ऑफ स्टोमाटा होता है वो रेंज करता है 1000 से लेकर 10,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, बस एक आइडिया के लिए बता रहे कि स्टोमाटा का नंबर कितना ज़्यादा होता है एक लीफ के अंदर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ इतना सा एरिया, इसमें 1000 से लेकर 10,000 स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे आ रहा है कुछ ध्यान देने वाला बात, पर इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे ही इतना लिखा हुआ एवं समझ में नहीं आने वाला, मुश्किल होगा समझना। तो हम लोग ये तो जान रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर जो है वो स्टोमाटा के थ्रू स्केप कर रहा है, निकल जा रहा है। लेकिन ये स्टोमाटा तक पहुंच कैसे रहा, पहली बात तो वो जो रूट है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है, फिर वो स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंच रहा है, फिर लीव्स के वेन्स तक आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्जी मेसोफिल्स। अब ये क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग ज़रा डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को स्पॉन्जी मेसोफिल दिख रहा है, पर ये डायग्राम से भी बेटर हम लोग को इस वाले से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले इस जगह देखते हैं, यहाँ जाइलम वेसल दे रखा है यहाँ पे, और हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट में कि जो वाटर होता है, वाटर रूट से लीफ की तरफ जाइलम लेके आता है, और फूड जो होता है, फूड फ्लोएम लेके जाता है नीचे की तरफ, और जाइलम वेसल पानी को लेके आता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पानी आया है जाइलम वेसल के थ्रू। अब जाइलम वेसल के आसपास है स्पॉन्जी मेसोफिल्स, ये सब। तो वाटर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो एक एरो दिख रहा है हम लोग को ब्लू कलर में। ये ब्लू कलर का एरो, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ये ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, ये सब जाइलम से मतलब दिखा रहा है कि पानी निकल रहा है। पानी निकल के कहाँ जा रहा है जाइलम से, ये स्पॉन्जी सेल्स में, ये सब स्पॉन्जी मेसोफिल्स है आसपास वाला। इस तरीके से जो ये स्पॉन्जी मेसोफिल्स है, फिर स्पॉन्जी मेसोफिल से होते हुए ये कहाँ जा रहा है, ऐसे स्पॉन्जी मेसोफिल होते होते ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्क किया हुआ इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी ये सब जो खाली खाली जगह दिख रहा है ये सब इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ये भी इंटरसेलुलर स्पेस है, ये भी इंटरसेलुलर स्पेस है, पर ये इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ओके, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस से होते 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 पहुंचता है इस जगह, ये है सब स्टोमाटल स्पेस। इसको सब स्टोमाटल स्पेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये है स्टोमाटा, ये ओपनिंग जो है स्टोमाटा है, और स्टोमाटा से जस्ट पहले ये का ये स्पेस है, इसलिए सब स्टोमाटल स्पेस बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो इतना आइडिया लेने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्जी मेसोफिल्स होता है, इंटरसेलुलर स्पेस हम लोग जान चुके हैं। तो स्पॉन्जी मेसोफिल से होते हुए इंटरसेलुलर स्पेस में आता है, और जैसे ही इंटरसेलुलर स्पेस के आसपास आता है तो ये जो वाटर था जो स्पॉन्जी मेसोफिल के पास था वो एक थिन फिल्म बनाता है और इवापोरेट होने लगता है। कहाँ पे? इंटरसेलुलर स्पेस में इवापोरेट होने लगता है। तो ये सपोज इंटरसेलुलर स्पेस है और इसके बगल में ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो इवापोरेट होके यहाँ आ गया, इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया। तो अब क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस में जब आया तो यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन हो गया वाटर वेपर का हाई हो गया,
तो अब इस यहाँ पे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो दूसरा इंटरसेलुलर स्पेस जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो कनेक्टिंग इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा। अब फिर इस तरीके से जब सारा इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया, तब ये आएगा सब स्टोमाटल स्पेस में, जहाँ सब स्टोमाटल स्पेस जहाँ पे स्टोमाटा का कांटेक्ट होता है। तो यहाँ से जो वाटर वेपर है वो सब स्टोमाटल स्पेस में आया। अब जैसे सब स्टोमाटल स्पेस में आएगा, वहाँ से स्केप कर जाएगा स्टोमाटा के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे तो स्टोमाटा प्रेजेंट है, यहाँ से निकल जाएगा लीफ के बाहर। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूज़न के वजह से हो रहा है। डिफ्यूज़न में हम लोग क्या जानते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब ये डायग्राम, तो क्या ये डायग्राम को जानना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कैसे पूछता है बताते हैं। पूरा सीक्वेंस में याद होना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे बाहर में क्या है, क्यूटिकल, सबसे बाहर में क्यूटिकल है, उसके बाद फिर अपर एपिडर्मिस है, उसके बाद फिर प्लाज्मिड मेसोफिल है। प्लाज्मिड मेसोफिल एकदम इस तरीके से शेप में रहेगा, और उसके बाद फिर स्पॉन्जी मेसोफिल आता है। स्पॉन्जी मेसोफिल का वैसा कुछ नहीं है, स्पॉन्जी मेसोफिल के बीच बीच में यहाँ पे गैप भी रहता है, जो जिसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे वैसे दिखा नहीं रखा है इंटरसेलुलर स्पेस, पर स्पॉन्जी मेसोफिल स्पॉन्ज की तरह, मतलब कुछ ऐसा उसका शेप डिफाइंड नहीं होता है, जैसा कि पैलेसिड मेसोफिल में हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल इसका शेप सिलेंड्रिकल शेप में सब एक दूसरे से इस तरीके से, वैसा स्पॉन्जी मेसोफिल में नहीं होता है। फिर स्पॉन्जी मेसोफिल के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सब स्टोमाटल स्पेस है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे स्टोमाटा है तो ये सब स्टोमाटल स्पेस हुआ। फिर आता है लोअर एपिडर्मिस, और उसके बाद फिर आता है स्टोमाटा। अब सीक्वेंस पूछ देता है एग्जाम में, दे देगा चार्टों का नाम, वो बोलेगा अब इसको सीक्वेंस में बैठाओ, कि मतलब कि जैसे एपिडर्मिस लिख दिया, फिर स्पॉन्जी मेसोफिल लिख दिया, फिर पैलेसिड मेसोफिल लिख दिया। पूछेगा किसको बैठाओ सीक्वेंस में, तो वो करना होगा, हम दिखाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डायग्राम से वही दिखाया कि ये जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल से इम्बिबिशन। अच्छा, इम्बिबिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इम्बिबिशन जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, जैसे कि बारिश में जो हम लोग का दरवाज़ा फूल जाता है, वो क्यों? क्योंकि इम्बिबिशन की वजह से वाटर जो है वो सरफेस पे रहता है, मैक्सिमम सेल वॉल के आसपास रहता है, सेल के अंदर नहीं घुसता है। इम्बिबिशन में सेल के अंदर, जब सेल के अंदर घुसेगा तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलने लगेंगे, जब वॉल के आसपास रहेगा तो उसको इम्बिबिशन बोलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो इम्बिबिशन से ट्रैवल करता है, और उसके बाद फिर इम्बिबिशन से सेल, ये जाइलम वेसल से बगल वाला स्पॉन्जी मेसोफिल वाले सेल में आया, उसके बाद फिर यहाँ से इवापोरेट होके इंटरसेलुलर स्पेस में गया, फिर सब स्टोमाटल स्पेस में गया, फिर सब स्टोमाटल स्पेस से फिर स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो इम्बिबिशन के थ्रू ट्रैवल करता है, जबकि स्मॉल पोर्शन जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू दूसरे सेल के अंदर इंटर करता है। मैक्सिमम इसके वॉल के थ्रू ही होते होते निकल जाता है, सेल वॉल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि हम लोग जो पहले नहीं पढ़ चुके, टर्गर प्रेशर से कैसे सेल वॉल टर्गर प्रेशर अप्लाई होता है, फिर उसके बाद फिर दूसरे सेल में मूव करता है, वही बात लिखा हुआ है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ नहीं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वही सब बात है। सब स्टोमाटल स्पेस पे पहुँचता है मेसोफिल के थ्रू, उसके बाद फिर स्टोमाटा से निकल जाता है, वही बात लिखा हुआ है। फिर मोस्ट ऑफ दीज वाटर ट्रेवल्स अलोंग द सेल वॉल बाय इम्बिबिशन। सेल वॉल जो मैक्सिमम वाटर है वो सेल वॉल के थ्रू इम्बिबिशन से पास होता है, जबकि स्मॉल क्वांटिटी जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू पास होता है। तो ये तो हो गया ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या है, सक्शन पुल हो रहा है, जिसकी वजह से जाइलम वेसल में वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है, और यही जो है ट्रांसपीरेशन पुल, ये इतना खुद में ताकतवर होता है कि अप टू 50 मीटर्स टॉल ट्री में भी ये पानी को ऊपर तक खींच सकता है, जबकि रूट प्रेशर में इतना ताकत नहीं होता है कि इतना ऊपर तक पहुंचा पाए। ये ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये 2010 का हम दिखा रहे हैं, जो पूछा गया है। इसमें बोला है कि रीराइट द टर्म इन लॉजिकल सीक्वेंस एज डायरेक्टेड एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एंड ऑफ द स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो इसके हिसाब से हम लोग को सेट करना है। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले जाइलम आता है, जाइलम के थ्रू पानी आता है। फिर जाइलम से कहाँ पे जाता है,
जाइलम से ये मेसोफिल सेल्स में जाता है। मेसोफिल सेल्स के बाद ये कहाँ जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस के बाद ये कहाँ जाता है? सब स्टोमाटल स्पेस में, फिर स्टोमाटा। तो इस तरीके से हम लोग को सीक्वेंस में लिखना है। तो अगर हम लोगों ने पढ़ा नहीं होता तो हम लोग इसको सीक्वेंस में सेट नहीं कर पाते कि सबसे पहले वाटर कहाँ आया? जाइलम के पास आया, फिर जाइलम से कहाँ पे जाता है? जो स्पॉन्जी मेसोफिल होता है उसके पास जाता है। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल लिखा हुआ है। कुछ कुछ पैलेसिड मेसोफिल में भी जाता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मेसोफिल सेल्स लिख दिया है। तो इसमें दोनों कवर हो जाता है। उसके बाद फिर मेसोफिल सेल से इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है, और फिर इंटरसेलुलर स्पेस से सब या स्टोमाटल, फिर स्टोमाटा। फिर यहाँ पे 2013 में क्वेश्चन पूछा है उसी तरह का सीक्वेंस में, पर यहाँ पे वो वाला डायग्राम दे दिया, मतलब कि जैसे कि स्पॉन्जी सेल, अपर एपिडर्मिस, स्टोमाटा, पैलेसिड टिश्यू, सब स्टोमाटल स्पेस। तो इसको सीक्वेंस में बैठाना है। तो सबसे ऊपर में क्या होता है? सबसे ऊपर में होता है अपर एपिडर्मिस। तो सबसे पहले आ जाएगा अपर एपिडर्मिस। उसके बाद फिर पैलेसिड मेसोफिल जो होता है, यहाँ पे पैलेसिड टिश्यू लिखा हुआ है, वो आता है उसके जस्ट नीचे। उसके बाद फिर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल सब आता है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल लिखेंगे। उसका सब स्टोमाटल स्पेस आता है यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोमाटा आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन का आइडिया लग गया। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।